अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहे हैं। मामलात को हकीकत की नजर से परखना चाहिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। पिंजरा पुल फरवरी के इख्तिताम तक फाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान टेलीविजन का इलाकाई जुबानों और मकामी सकाफत की तरवीज के लिए अहम इकदाम। PTV बोलान पर हजारगी जुबान में नशरियात का आगाज। सकाफती तनव्वु और ताबिंदा रिवायात वफाक की कुव्वत का जरिया हैं। बलोचिस्तान हजारों साल की तहजीब का मस्कन है। सकाफती तशख्खुस और रिवायात उजागर करने में पाकिस्तान टेलीविजन कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रियासत आइन और कानून के तहत चलती है। किसी निजी मलेशिया के वजूद की इजाजत नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए रियासती इदारे जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इंसानी वसाइल की तरक्की तरजीह है। नौजवान मुल्क की तरक्की की राह मुतय्यन करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में बलोचिस्तान के जामियात के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। तरबियती रवाबित को फरोग देने पर भी बातचीत। आर्मी चीफ का सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कागजात नामजदगी का इजरा। कल से जुमे तक कागजात जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। उम्मीदवार के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजमी करार। दो 2018 में कौम को तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झूठा ख्वाब दिखाया गया। दबाव और जोड़ तोड़ के जरिए एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क की तरक्की और आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना हमारी सियासत का महवर है। आवाम ने इलेक्शन में एतमाद का इजहार किया तो मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। मुनाफरत और तकसीम की सियासत तर्क करते हुए आगे बढ़ना होगा। रिवायती सियासत दफन किए बगैर मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफक्का आइन और अवाम को बुनियादी हुकूक दिए। उम्मीद है सदारती रेफरेंस के जरिए कायदे अवाम को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। सियासी जमातों की सरगर्मियों में इजाफा। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होने वाले इजलास में पार्टी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। आठ फरवरी के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग काफ का इजलास। इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। बेहतर मुस्तकबिल के लिए आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन इंतहाई जरूरी है। सदर चौधरी शुजात हुसैन।
इसराइली फौज के हाथों निहत्थे फलस्तीनियों का कत्लेआम, जमीनी, फजाई और बहरी हमले, वहशियाना बमबारी से मजीद 214 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 19,667 हो गई, 52,586 जख्मी, अलअब्दा अस्पताल फौजी छावनी में तब्दील, इसराइल ने तिब्बी अमले और मरीजों समेत 250 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, रफा और जबालिया महाजिर कैंप पर अंधाधुंध गोलाबारी, आलमी इदारे सेहत का अस्पतालों, तिब्बी अमले और मरीजों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। चीन के मगरबी इलाकों में 6.2 शिद्दत का जलज़ला, गांसू सूबे में मुतादिद इमारतें ज़मींबोस, हलाकतों की तादाद 127 हो गई, 530 जख्मी, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में चीनी क़यादत और अवाम से इजहार यकजहती, वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब करना भारत की रियासती पॉलिसी, भारतीय अदलिया ने हमेशा कश्मीरियों से मोतसिबाना सलूक किया है, मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करने की साजिशें नाकाम होंगी, भारत को रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट। कटास राज की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से हिंदू यात्रियों की आमद, 55 रुकनी वक्त 7 दिन पाकिस्तान में कयाम करेगा। मीरपुर माथिलों में श्रद्धांजलि दरबार पर 3 रोजा मेला खत्म, हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद तूफान, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर, मवासलाती राब्ते मुनक़ता, 2.5 लाख से जायद घरों और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे, स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्लाह पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। 5 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे, फैसला अवाम ने करना है। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। तफसील बताएंगे वक़ार अहमद। इलेक्शन 2024 साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। निगरान हुकूमत जारी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल मुआविनत करेगी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हर जमात का ही अपने हल्के में असर रसूख होता है। कौम परस्त जमातें हर चीज को अपने जाविये से देखती हैं। इलेक्शन कराना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आना है ये किसी इलेक्शन के लिए कभी कोई नहीं सोचता। तो इसलिए मैं इस सवाल को पर्टिनेंट इसलिए नहीं समझता कि दुनिया में कभी किसी इलेक्शन से पहले किसी ने यह सवाल नहीं किया कि इस इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क में क्या होगा। जब आप जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्योटिक होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, इलेक्शन तो होना है। वन डॉक्यूमेंट रजीम और गैर कानूनियों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पिंजरा पुल मार्च तक फ़ाल कर दिया जाएगा। हमें अपने बच्चों को मेहनत की तरगीब देना है। नौकरियां बेचने का काम हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। वन डॉक्यूमेंट रजीम होगी तो होता है, ज़ाहिर है, जब इतने अरसे से आप एक अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हो और उसमें एकदम से तब्दीली की बात की जाए तो शुरू में रेजिस्टेंस होती है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जब फर्मनेस नज़र आएगी हुकूमत की, बिल आखिर लोगों को फिर फॉलो करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के मसाइल पुराने, पेचीदा और गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। आईनी तौर पर नए मंसूबे लगाने का इख्तियार निगरान हुकूमत का नहीं। स्मगलिंग से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचता है। वजीर आजम का मीडिया के जवाबात में वाज़ेह तौर पर कहना था कि मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात में शमूलियत का इरादा नहीं रखता। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
علاقائی زبانوں کی نمائندگی اور مقامی ثقافت کی ترویج کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اور سنگ میل پی ٹی وی بولان پر ہزارگی زبان میں نشریات کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کا ثقافتی تنوع اور تابندہ روایات وفاق کی قوت کا ذریعہ ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملک کے ثقافتی تشخص اور روایات کو اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بولان کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک پھیلی ہزاروں سال کی تہذیب کا مسکن بلوچستان اپنی درخشاں روایات کا امین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایات اور منفرد انداز کے باعث تاریخی اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ بلوچستان کا اصل خزانہ اس کے لوگ اور لوگوں کی تہذیب ہے۔ جتنی پرانی بلوچستان کی تہذیب ہے اتنی ہی پرانی اس کی خوبصورت زبانیں اور ان کو بولنے والے ہیں۔ آج مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں بولے جانے والی ایک اور زبان کو قومی سطح پر نشریات سے ایک نئی پہچان ملنے جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اظہار کے ذرائع کو مؤثر بنائیں تاکہ عوامی رائے عامہ کے ذریعے پاکستانیت کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں ماضی میں ہونے والی خونریزی کا ہزارہ برادری اور دیگر اقوام نے بے مثال انداز میں ہمت اور حکمت سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہزارگی زبان کی نشریات کو شہدائے بلوچستان کے نام کرتے ہیں۔ یہ وہ شہداء تھے جن کا قصور صرف اور صرف ان کی پہچان تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہزارہ برادری کے شہداء کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں۔ اس میں پاکستان کے تمام طبقے بلا تفریق کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ان کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا، یہ ہمارا اصل ہدف۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے کہا کہ پی ٹی وی بولان بلوچستان میں بولی جانے والی زبانوں اور ثقافت کے رنگوں کو دنیا میں روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم نے پی ٹی وی ملتان کی جو نشریات ہیں 24 گھنٹے پر ان کو وسعت دے دی ہے۔ ویسے تو پی ٹی وی بولان 24 گھنٹے موجود ہے کیبل اور سیٹلائٹ پہ، لیکن آج سے جو ٹیریسٹریل یعنی عام اینٹینا کے ذریعے دور دراز علاقوں میں دیکھنے کی جو سہولت ہے اس میں 1 گھنٹے کا ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ری براڈ کاسٹ سینٹرز ہیں، جو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ یہ پروگرامنگ دکھاتے ہیں، یہ پہلے ہی 22 موجود تھے۔ ہم نے ایک اور ری براڈ کاسٹ سینٹر کان میترزئی کا اضافہ کیا ہے۔ ہزارہ برادری کے رہنما قادر نائل نے ہزارگی زبان میں نشریات شروع کرنے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی بولان علاقائی زبانوں کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی ٹی وی بولان کے نئے لوگوں کا اجرا کیا۔ تقریب میں ہزارگی زبان میں خوبصورت ٹیبلو اور نغمے بھی پیش کیے گئے۔ پی ٹی وی بولان نے پشتو، بلوچی اور براہوی کے بعد ہزارگی زبان میں نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہزارگی زبان کے پروگرام شروع ہونے سے پی ٹی وی بولان کے گلدستے میں ایک نئے پھول کی مہک شامل ہو گئی ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، کوئٹہ میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں صوبے میں ترقیاتی امور سمیت مختلف شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو آبی ذخائر کی ترقی، سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر، معدنیات، مواصلات، ماہی گیری اور دیگر شعبوں میں اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بلوچستان کے تمام علاقوں میں پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صوبے میں گزشتہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور گھروں کی تعمیر نو کے عمل کو تیز کیا جائے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل و حمل کے نظام کی بہتری کے ساتھ گاڑیوں کے لیے حفاظتی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا نظام قائم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گاڑیوں کے لائسنس کے اجرا اور تصدیق کے لیے ایک مؤثر ڈیٹا بیس تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم نے غیر قانونی ماہی گیری روکنے کے لیے خصوصی پیٹرولنگ فورس تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گوادر میں غیر قانونی ٹرالرز کی آمد و رفت روکنے کے لیے مقامی لوگوں پر مشتمل مؤثر پیٹرولنگ فورس تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے فعال جمہوریت ناگزیر، جبکہ ملکی ترقی کے لیے ٹیکس محصولات میں اضافہ اور ان کا مؤثر استعمال
बेहद जरूरी है। कोयटा में बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज के तलबा तालिबात के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के साथ ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। I see a great potential in the economic progress and even in the political stability of this country. The reason being is you are a country of around 240 million people, sixth or seventh most populous nation in the world, around 60 to 65% under the age of 25. They are full of energy. They are full of creativity. You are residing next to China, where around $30 to $36 trillion trade is happening in next 10 years. Once we do achieve a bit of political stability, and that can happen with this democratic experience of electoral ritual, and once you have 3, 4, 5, 6 stints of the parliament, the so-called question of political stability would also settle down. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, मुल्क में मुआशी तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। Along with all the challenges which they are there, they need to be addressed in a rational manner, in a gradual manner, and I'm pretty much sure people like yourself would be contributing in achieving that target, inshallah. एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ गैर कानूनी अफगानियों को वापस भिजवा रहे हैं, वो कानूनी तकाजे पूरे करके वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। कल को ये आएगा एक कानूनी जवाज़ के साथ, तो उसका डिग्निटी भी मौजूद होगी, उसका स्टेटस भी मौजूद होगा, उससे कोई 5,000 रुपए रिश्वत भी नहीं लेगा, हैरास भी नहीं करेगा। वो सूरत हाल उस अफगान के लिए बेहतर है या ये वाली सूरत हाल बेहतर है? पाकिस्तान अफगानों के लिए एक होस्ट मुल्क रहा है लगभग 5 दहाइयों तक। अब हमें क्राइम में भी मसाइल हैं, हमें टेररिज्म के भी मसाइल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो खुद मुशावरत के बाद इक़दामात तजवीज़ करेंगे। मेरे ख्याल में कुछ मुशावरत की ज़रूरत है, कुछ स्टूडेंट से इनपुट लेने की, कुछ एकेडेमिया से लेने की, सिविल सोसाइटी से लेने की, ताकि उसकी आउटकम को बेहतर साबित हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की को बगैर दस्तावेज़ात दाखिले की इजाज़त नहीं देता। दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नौजवानों को फ़नी तालीम की फराहमी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का बलूचिस्तान में भी इजरा कर दिया गया। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत निजी शोबे के ताउन से इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का भी इजरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं असदयार खान। बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजरा नौजवानों को बाख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में उनके मौसर किरदार के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट की जरूरत के मुताबिक हुनर से आरास्ता किया जाएगा। बलूचिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का भी इजरा किया गया है, जिसका मकसद सरकारी खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाना है। इस मौके पर अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नौजवानों की बहबूद के हवाले से दूरस असरात मुरतब होंगे। खलीज ताउन कौंसिल समेत दुनिया के दीगर मुल्क पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत दरामद करने के ख्वाहिशमंद हैं। हमें उनकी जरूरत के मुताबिक अपनी अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाना है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स इमर्ज होकर सामने आ रही हैं, इकोनॉमीज जिस तरह की शेप अप हो रही हैं, इस तमाम दौरानिए में जो चैलेंज है वो यही है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इफेक्टिवली ट्रेन करते हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमारात हो, कुवैत हो, उनकी पहली प्रायोरिटी आज भी पाकिस्तान है कि वहीं से वर्क फोर्स ली जाए। ये कंपटीशन जो है ये हमने खुद इसकी तैयारी करनी है, खुद ही इसके लिए आगे बढ़ना है, और वो ड्राइव जो है ना वो हुकूमत की सतह पे, प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव्स में, इन सबको कोऑर्डिनेट करके आगे चलना पड़ेगा। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट फंड कायम करने का फैसला किया है। चीन की तरफ से $6 करोड़ की इमदाद का 50% फनी तालीम के लिए मुख्तस करेंगे। निगरान वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि मियारी तालीम का फरोग और स्कूलों में बच्चों के दाखिले की शरह में इजाफा
हमारी तरजीह है। हमें नौजवानों को फन और हुनर से आरास्ता करना है। निगरान सूबाई वजीर खजाना व रेवेन्यू अमजद रशीद और नेफ्टेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर जान ने बताया कि बलूचिस्तान के नौजवानों ने प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। 4 अरब 90 करोड़ रुपए से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के तहत मुल्क के 56,000 तलबा को फनी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सनत और बैनुल अक़वामी मार्केट की जरूरत के मुताबिक नौजवानों को हुनर फराम करना है, जिससे न सिर्फ नौजवानों को माशी लिहाज से बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी बल्कि तरसीलात ज़र में इजाफा भी मुमकिन होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से बलूचिस्तान ज़मींदार एक्शन कमेटी के वफ़द ने कोयटा में मुलाकात की और सूबे में बिजली की लोड शेडिंग समेत ज़राई शोबे को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद अहम तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अनवारुल हक काकर ने आपाशी समेत किसानों के दीगर मसाइल हल करने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डुमकी ने कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में अमरीकी सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जनरल माइक एरिक से मुलाकात की। इस मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और जनरल माइकल एरिक की मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती राबते बढ़ाने से मुतालिक इकदाम का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में इंतखाबी अमल का आगाज हो गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला कल से शुरू होगा। इलेक्शन सेल की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर के दौरान जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार 30,000 और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 20,000 रुपए फीस जमा करवाएंगे। उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजमी होगा। उम्मीदवार के पासपोर्ट की मुसद्दिका कापी भी कागजात के साथ मुंसलिक करना होगी। उम्मीदवार की कागजात जमा कराते वक्त उम्र की हद 25 साल से कम नहीं होगी। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार का मुतालिका सूबे का होना लाजमी है। उम्मीदवार की 8 दिसंबर 2023 तक की बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी लाजमी देना होगा। उम्मीदवार का कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी और अपने अहल खाना समेत ज़ेर किफ़ालत अफराद के एहसासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तवज्जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 की तरफ मबजूल कराते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि वो ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्तें 22 दिसंबर को या इससे पहले जमा कराएं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों की नाअहली या कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत के दौरान अगर कोई नशिस्त खाली हो तो इस तरजीही फहरिस्त से वो नशिस्त पुर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 2018 में कौम को तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झूठा ख्वाब दिखाया गया, दबाव और जोड़ तोड़ के जरिए एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। लाहौर में पार्लिमानी वोट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने इलेक्शन में एतमाद का इजहार किया तो मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। तफसील जानते हैं वसीम सज्जाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर का सिलसिला जारी है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के 13वें इजलास में फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला चनियोट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इजलास में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना हमारी सियासत का महवर है। उन्होंने कहा कि हमने वतन अजीज में पहली मोटरवे की बुनियाद रखी, मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, IMF को खुदा हाफिज कहा, जबकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हम पर झूठे मुकदमात बनाकर जेलों में डाला गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल करार दिया गया। जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप
3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को। अफसोसनाक तारीख है। तो अल्लाह करे कि हम इससे सबक सीखें और अपनी इस्लाह करें और आइंदा आने वाले वक्त में कोई अच्छे फैसले कर सके। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि हमसे की गई नाइंसाफियां अवामी खिदमत के हमारे जज्बे को मुतसलसल नहीं कर सकीं। आइंदा भी अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई तो फिर हम कौम को इस गिरदाब से ज़रूर निकालेंगे। हम अपने अवाम की, कौम की खिदमत करके इस मुल्क की तामीर नौ करेंगे और यहाँ से बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से पार्टी टिकट के हुसूल के लिए मुल्क भर से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहा है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमें मुनाफरत और तकसीम की सियासत को तर्क करते हुए शाइस्तगी और वकार का तर्ज अमल अपनाते हुए आगे बढ़ना है। लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रिवायती सियासत दफन किए बगैर मुल्क की मसाइल हल नहीं हो सकते। तफसील बताएंगे मोहम्मद अवैस खटाना। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौका पर तकरीब का एहतमाम लाहौर हाई कोर्ट बार ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने मुल्क को एक मुतफ़िका आइन दिया, पूरी उम्मा को मुत्तहिद किया। उस दौर में पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करता था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें तारीख को दुरुस्त करने की जरूरत है। चाहते हैं जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था तो ये यही पाकिस्तान था जो पूरा मुस्लिम उम्मा का क़यादत करता था, जिसने पूरा मुस्लिम उम्मा को इसी लाहौर शहर में जमा किया था और OIC का जो कॉन्फ्रेंस करवाया गया वो इसी शहर में था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासत को दुश्मनी बना दिया गया है। हम सियासत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कल्चर खत्म करेंगे। इस मुल्क के नौजवानों से पूछता हूँ कि आगे जो 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। आज अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो तब हम जब अपना जुबली मना रहे होंगे मैं चाहता हूं कि हम फख्र के साथ वो जुबली मनाएं। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट बार के नुमाइंदों और सीनियर वुकला ने भी खिताब किया और जमहूरियत की बका के लिए आइन और कानून की बालादस्ती की ज़रूरत पर जोर दिया। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी जारी रहा। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होने वाले इस इजलास में आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत हुई। मरकजी इंतखाबी बोर्ड ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर गौर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने ये बात कौमी और सूबाई असम्बली के नशस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुनक़िदा इजलास में कही। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। गजा पर इसराइल की दहशत गर्दी जारी। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हमलों में मजीद 214 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शुहदा की तादाद 19,667 हो गई है। इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में अब तक 52,586 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सियोनी तैयारों ने रफ़ा में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 29 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। काबिज़ फ़ौज जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर मुसलसल बमबारी कर रही है। ताज़ा हमलों में मजीद 13 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने नाबलूस के जनूबी कस्बे अकरबा में एक कसीरुल मंजिला इमारत को धमाके से उड़ा दिया। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने 2 अफराद को घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने गैर कानूनी छापों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग की, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज ने हेरोबेन के नवाही इलाकों में भी दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मजीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। उधर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने शिमाली गजा के अल-अब्दा अस्पताल में 80 तिब्बी अमले, 40 मरीजों और 120 बेघर अफराद समेत 240 अफराद को हिरासत में ले लिया है। आलमी इदारे सेहत ने गजा में एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गैब्रियस ने
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کا طبی نظام پہلے ہی تباہ کن حالات سے دوچار تھا اور اب ہسپتال میں خاتمہ اور ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ ہسپتال میں کام کرنے والے عملے کے متعدد ارکان کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہسپتالوں، طبی عملے اور مریضوں پر حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ یونیسیف نے بھی غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے اور اس وحشیانہ حقیقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارے کے ترجمان نے جنیوا میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ غزہ میں بیماریاں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، جس سے مزید بچوں کی جاں بحق ہونے کا خطرہ ہے۔ اسرائیل کی جنگ میں اب تک 7,700 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کی طرف سے 2023 کے نئے سیشن کا آغاز 56,000 نوجوانوں بالخصوص خواتین اور معذور افراد کو ملک بھر میں موجود فنی اور صنعتی اداروں میں مفت کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ تفصیل نیفٹیک اور یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے قریبی ریجنل آفیسز یا ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ کلک 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 ٹیپ ٹیپ ہو گیا سب لائیو آل ان ون ایپ۔ اوورسیز پاکستانی مینیج RDA with آسانی، سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ۔ انویسٹمنٹس کرو اسٹریس فری، پیسے واپس لے جاؤ اب کبھی بھی، سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ۔ اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی ساری بینکنگ نیڈز پوری کر سکتے ہیں with MCB Live۔ تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB Live، فاسٹ، فیوچرسٹک، فٹافٹ بینکنگ۔ MCB بینک فار لائف۔ ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج متوقع ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پر ووٹنگ پیر کو ہونا تھی، تاہم ووٹنگ ایک دن کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ قرارداد کا مسودہ پیش کرنے والے ملک متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ کو ایک دن کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق قرارداد کے متن پر مذاکرات جاری ہیں تاکہ امریکہ قرارداد کو ویٹو نہ کرے۔ چین کے شمال مغربی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے نتیجے میں 127 افراد ہلاک اور 530 زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری ٹی وی کے مطابق صبح گانسو میں آنے والے زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 6.2 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے 1,55,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی، بجلی، نقل و حمل اور مواصلات سمیت دیگر خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ شمال مغربی چین کے ایک گاؤں میں زلزلے کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے مکانات اور رہائشی عمارتیں آدھی سے زیادہ مٹی میں دھنس گئیں۔ 2014 کے بعد یہ چین میں آنے والا تباہ کن زلزلہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چین میں زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغامات میں انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں اپنے چینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ اتحاد و یگانگت انسان کی ترقی کی راہ متعین کرتا ہے۔ اسلام آباد میں ورچوئل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ورچوئل اور زوم ٹیکنالوجی دیگر شعبوں کی طرح تعلیم کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا فروغ عہد حاضر کے تقاضوں میں سر فہرست ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اخلاقیات کا دامن تھام کر انسانیت کی خدمت کو شعار بنانا ہوگا۔ اخلاقیات کا دامن بے انتہا ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں
जो गाजा के अंदर जुल्म और ये सब कुछ दे रहे हैं, ये वर्चुअल एथिक्स और मोरालिटी दुनिया में ख़त्म हो गई। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ देयर एज अ फोर्स बट अ स्मॉल फोर्स, बट जो मेरे मज़हब की एथिक्स और मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम है वो दुनिया के ऊपर जब हावी होगा बच्चों, जब आप आपस में वो कैफियत पैदा करेंगे और रियलाइज करेंगे कि दुनिया का नया जेवर इस वक्त ये एथिक्स और मोरालिटी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों ने मुलाकात की और असनाद सिफारत पेश की। सदर मुमलिकत से मिस्र, ओमान, बोस्निया और कब्रस के नामजद सफ़ीरों और श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने ऐवान सदर में अलहदा मुलाकात की और दो तफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर मुल्की सफ़ीरों को तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए तिजारत, मईशत और अवामी राबतों के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने खुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत IT, ज़राअत, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने गजा में इसराइली जाहरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी इन मजालिम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदियों से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज करते हुए वाजे किया है कि आम इंतखाबात के इनेकात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इंतखाबात की तारीख तय पाना मामूली बात नहीं, इससे मुल्क में कदर इस्तेहकाम आया है। बेंच के अरकान ने वाजे किया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने से इंतखाबी अमल मुतासर होगा। दरखास्त गुजार अमीर खान ने इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बनाई जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी नशिस्त पैदा करने से मुतालिक खबर की सख्ती से तरदीद की जाती है। तर्जुमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई इलाका NA82 सरगोदा है और इस जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं आएगा। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में समाअत की। आज की समाअत में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकील अली जफर ने अपना मौक़िफ़ कमीशन के सामने पेश किया। तहरीक इंसाफ के जवाब और दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नायब रावलपिंडी की जानिब से ये रेफरेंस प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन के हमरा दायर किया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस से रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फैसल टाउन लाहौर में पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पर गए और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहुमा की मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अकलियती विंग पंजाब के नायब सदर एडविन सहोत्रा की रिहाइशगाह पर गए और एडविन सहोत्रा से उनके वालिद बरकत सहोत्रा की वफात पर अफसोस का इजहार किया। मुल्तान से साबिक रुकने पंजाब असेंबली मलिक वासिफ राह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, यकीन है कि अवाम हमारे हक में फैसला देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मलिक वासिफ राह अली मूसा के साथ हमारे उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम जिसके हक में फैसला देंगे कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा एक हकीकत है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से दाखिल होने के बजाय अवामी ताकत पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कभी इंतकामी सियासत नहीं की, मुखालिफिन के साथ जातियात के बजाय उसूलों की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ गैर मुतसलसल रिश्ता है। आमिराना अदवार में मुश्किल हालात और बेबुनियाद मुकदमात का मुकाबला किया, लेकिन मुखालिफिन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। मुस्लिम लीग फंक्शनल और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि GDA के प्लेटफॉर्म से सिंध के अवाम को हुकूक दिलाने के लिए पुरअज़्म है।
कराची में मुख्तलिफ रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम और आवाम के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने फंक्शनल लीग में शमूलियत का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने सीनियर वकील अली जफर के हमरा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का महफूज फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद अब वक्त कम है, इंतखाबी निशान हमारा आईनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस ज़मीन हमें मायूस नहीं करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का हिसाबात जारिया का खाता 6 माह में पहली बार सरप्लस हो गया। हिसाबात जारिया के खसारे में मालियाती साल के पहले 5 माह के दौरान 64% तक कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज के नतीजे में जुलाई से नवंबर करंट अकाउंट खसारा कम होकर $1.16 बिलियन रह गया, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान $3.3 बिलियन था। गुज़श्ता माह बरामदात में 12 जबकि तरसीलात ज़र में 4% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हिसाबात जारिया खाते के खसारे में कमी से मुल्की मईशत बेहतर होने में मदद मिलेगी। तुर्खम सरहद पर कस्टम्स हुकाम ने अफगानिस्तान जाने वाली कार्गो गाड़ी से गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला पर अफगानिस्तान जाने वाली कार्गो गाड़ी की तलाशी ली गई। गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स को गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाया गया था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज 1586 अफगान शहरी वापस लौट गए। इनमें से 365 मर्द, 298 खवातीन और 923 बच्चे शामिल थे। अब तक 4,38,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तावन से जनूबी वजीरिस्तान के दूर दराज इलाकों से नाखानदगी के अंधेरों को खत्म करने के लिए इल्म सबके लिए मुहिम जारी है, जिसके तहत 2015 से गैर फाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदीजान में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हौसला अफजाई के लिए बच्चों में किताबें और स्टेशनरी तकसीम की गई। मदीजान के मकीनों ने तालीम के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज की अनथक कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में तफरीक की साजिश काबिल मजम्मत है। आम इंतखाबात में फैसला अवाम ने करना है कि किस बात को मसनद इख्तियार पर बिठाना है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि आलमी अमन के लिए कश्मीर और फलस्तीन के दरीना तनाज़ात का हल होना जरूरी है। उन्होंने गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी और मजालिम की शदीद मजम्मत की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से टेलीकॉम के शोबे में अहम पेशरफ्त हो रही है। 2014 से स्पेक्ट्रम कम केस महकमाना ताखीर की वजह से अदालत में जेर समाअत था। SIFC की काविशों से सिंध हाई कोर्ट में मामले की तरजीही बुनियादों पर समाअत हुई और 14 दिसंबर को फैसला सुना दिया गया। विफाकी वजीर ने कहा कि अवाम को जल्द सैटेलाइट इंटरनेट दस्तयाब होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा है कि पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत पाकिस्तान से खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन के लिए रवाना की जा रही है। अपने एक बयान में उनका कहना था कि आने वाले सालों में चीन को पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात $20 अरब तक ले जाने का हदफ हासिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान को अपनी इसनाद सिफारत पेश की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने राज़िक दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और गजा में इसराइली मज़ालिम उजागर करने पर ईरान के किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि तेहरान में उनके क़याम के दौरान दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। इंसानी हुकूक के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मशाल मलिक ने कहा है कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर मज़ीद मौसर अंदाज में उजागर करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को आलमी सतह पर नुमाया करने के लिए जल्द मशावरती कमेटी कायम कर रहे हैं। कमेटी में दानिश्वर, हुर्रियत रहनुमा, सहाफ़ी, सिफारतकार और वकला समेत बैनुल अक़वामी माहिरीन शामिल होंगे। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने दफ़ा 370 के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत की आला अदलिया ने हमेशा जम्मू कश्मीर और उसके लोगों के साथ मुतासिबाना सलूक किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर को तकसीम करने और उसकी मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करने की साजिशें करके भारत को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने
उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 5 दरियाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के मोदी हुकूमत के मजमूम अज़ाइम को भी बेनकाब किया। प्रोफेसर भट्ट ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि वो तारीख से सबक सीखे कि ताकत के बलबूते पर हासिल की गई कोई भी कामयाबी पायदार नहीं होती। उन्होंने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन से मौसूल होने वाला पैगाम भारत के लिए चश्मकुशा होना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी हुकूक की बहाली के हक में और काबिज हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ कुपवाड़ा, राजौरी और जम्मू अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने अवाम के हकीकी मसाइल को हल करने में नाकामी पर हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। भारत के हिंदुत्व हमले के खिलाफ जम्मू में सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनों ने एहतजाजी मार्च किया। मार्च से पहले इन सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शहर में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के हुकूक और हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके में तमाम टोल प्लाजों को ख़त्म करने की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर एक और वार। टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर करवाने की तैयारी कर ली। बिल की मंजूरी के बाद मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी मर्जी से बंद कर सकती है और भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफ़त पर कई हमले कर चुकी है। जनवरी 2023 में एलन मस्क ने दावा किया कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर मोदी मुखालिफ ट्वीट्स हटाने के लिए दबाव डाला। फरवरी 2023 में मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर बीबीसी के दफातर पर छापे भी मारे गए। रवां साल मार्च में मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई थी। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमती जाबिराना हथकंडों से तंग आकर भारत में अपना दफ्तर बंद कर दिया था। भारत में सहाफत का गला घोंटने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। मोदी सरकार के हिंदुस्तान में बढ़ती अदम बर्दाश्त, नाकिस हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोकसभा के मजीद 49 अपोजिशन अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लोकसभा के जिन अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई उनमें फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी और सुप्रिया सोले भी शामिल हैं। लोकसभा से अब तक 95 अरकान को मुअत्तल किया जा चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से मुअत्तल किए गए अरकान की मजमूई तादाद 141 हो चुकी है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अरकान को धमकी देते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसी रविश इख्तियार की गई तो अरकान कभी ऐवान में वापस नहीं आएंगे। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। कटास राज की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से हिंदू यात्रियों का 55 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। लाहौर पहुंचने पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हुकाम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। 7 रोज़ा क़याम के दौरान यात्री कटास राज के अलावा शाही किला लाहौर में शरी लोग की समाधि और कृष्णा मंदिर लाहौर में भी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मीरपुर माथेलो में शदाहनी दरबार पर 3 रोज़ा मेला खत्म हो गया है। मेले में भारत से आए हिंदू यात्रियों के साथ पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हर साल की तरह इस मौके पर हिंदू जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब भी हुई। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो के शादानी दरबार में संत शदाराम सालाना मेला 3 रोज जारी रहने के बाद खत्म हो गया। मेले में शादी की इज्तिमाई तकरीब के अलावा 25 ब्राह्मण बच्चों की जनियों की रस्म भी अदा की गई। भारत और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों की शादियां संत शदाराम मेले का हिस्सा हैं। नई शादीशुदा जोड़ों को जहेज भी दिया गया। साईं का प्यार मिलता है, साईं का आशीर्वाद मिलता है, वही हमारे लिए बहुत है। हमें बहुत खुशी हुई, साईं वालों ने हमें आशीर्वाद दिया, कन्यादान किया। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये शुभ मुहूर्त करने का मौका दिया। 3 रोजा मेले में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात करने पर भारत से आए हिंदू यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आते ही हम लोगों को इतना बेहतरीन स्वागत किया गया और हमको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ आने के बाद और लग रहा है कि यहाँ का मेल मिलाप, एक दूसरे का प्रेम भाव इतना बढ़िया है कि हम जाएंगे और अपने भारत में कहेंगे कि यहाँ रह करके जो हम एक डरते हैं
कि वहाँ कैसे रहते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खूब स्नेह प्रेम मिला और साईं जी के सानिध्य में हमको पाकिस्तान आने का मौका मिला। 2 साल से हम सोच रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी आया, हम बहुत खुश हैं। मेले में फ्री मेडिकल कैंप में यात्रियों के चेकअप के साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। अकादमी अदबियात में मारूफ शायर और अदीब अहमद सलीम के हवाले से यादगारी नशस्त हुई। मुल्क के मुमताज़ अदीबों ने अहमद सलीम की अदबी खिदमात और शख्सियत पर रोशनी डाली। तफसील समीउल्लाह से। फैज़ अहमद फैज़ और उस्ताद दामन के शागिर्दों में शामिल अहमद सलीम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 175 किताबों के मुसन्निफ और पंजाबी के मुमताज़ शायर अहमद सलीम की याद में होने वाली नशिस्त इनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ थी। तकरीब में शरीक मुल्क के मुमताज़ अदीबों ने अहमद सलीम की ज़िंदगी और फ़न के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कौमी विरसा और सकाफत के निगरान वज़ीर जमाल शाह ने कहा, अहमद सलीम अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। इनकी तख्लीक करदा इनकलाबी और मज़ाहमती अदब नई नस्ल के लिए मशले राह है। और अहमद सलीम वो फूल हैं जिन्होंने अपने आप पे बेतहाशा मेहनत की है, तब जाके वो खुशनुमा हुए हैं, खूबसूरत हुए हैं और उनकी खुशबू इस काबिल हुई है कि वो फैले। मुकर्रीन ने अहमद सलीम के साथ गुजरे वक्त के दिलचस्प और यादगार लम्हात पर भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि अहमद सलीम ने लासानी और जोग्राफियाई तासुबात से बुलंद होकर काम किया। मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर होने की वजह से उन्होंने कई पाकिस्तानी अदबी फनपारों का तर्जमा भी किया। वो एक तरक्की पसंद इनकलाबी थे और अपने कलम से, अपनी गुफ्तगू से वो हमेशा मजलूमों की, महरूमों की, जो रेचेड ऑफ द अर्थ हैं, उनकी बात करते रहे और उनके कॉज को आगे बढ़ाते रहे। मुकर्रीन ने कहा कि आज अहमद सलीम हम में मौजूद नहीं, ताहम इनका काम बाकी रहेगा। इनकी वफात पर सोग के बजाय इस अमर की ज़रूरत है कि इनके अदबी काम की तरवीज यकीनी बनाई जाए। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खताती इस्लामी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मदारिस के तलबा के लिए तरबियती वर्कशॉप हुई। सकाफती वर्से के निगरान वज़ीर जमाल शाह और मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने वर्कशॉप की शुरका से खिताब में फ़न खताती के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। खताती इस्लामी तहजीब का हिस्सा कुरानी आयात को दिलकशी से फन पारे की शक्ल में पेश करने का कदीम जरिया। अब कुरानी अलूम सीखने वाले मदारिस के तुलबा खुद खताती में अपनी सलाहियतें आजमाएंगे। PNCA ने तरबियत का एहतमाम भी कर दिया। मदारिस के तुलबा के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक्किदा खताती की तरबियती वर्कशॉप में निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद और निगरान वजीर बराए सकाफत जमाल शाह ने शिरकत की। वज़रा ने इस्लामी तारीख के तनाजुर में फ़न खताती की अहमियत उजागर करने के साथ इसके फ़रोग़ का अज़्म भी जाहिर किया। तारीख में खताती को एक बहुत मुमताज़ हैसियत हासिल है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे माहिर खतात जो हैं उनके खताती के नमूने दुनिया के कोने कोने में पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा मदारिस हैं। चंद बड़े मदारिस में ये काम होना चाहिए। हम अपने बड़े खत्तात को भूलते जा रहे हैं। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं कि ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा और कितना बड़ा ख़जाना हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। मदारिस के तुलबा ने भी तरबियत का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि हर मदरसे में ऐसी तालीमात होनी चाहिए। ये जो आर्ट में सिखा रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा आर्ट है और पहले से ज़्यादा हमने कुछ तो इसमें खूब तरक्की हासिल। हमारी खताती, हमारे लिखने का अंदाज माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर आ रही है। हमारी राइटिंग पहले ख़राब थी, इसकी वजह से शायद उम्मीद है कि इससे और बेहतर हो सके। जो राइटिंग है वो खूबसूरत होगी तो दूसरा जो है वो इतना इससे मुतासिर होगा और बहुत अच्छा उसे फील करेगा। खताती के असरार और रमूज से जो वाकिफ़ टीचर हो वो 3 माह के अंदर एक बच्चे को बेहतरीन ट्रेन कर देता है, जिसको खुश खत कहेंगे आप। खताती वर्कशॉप में इस्लामाबाद के 10 मदारिस के तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। खताती इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का एक मौसर ज़रिया भी रही है। मदारिस के तुलबा को ये फ़न सिखाकर इस रवायत को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں موسم شدید سرد اور مغربی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند اور سموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں -8، کالام اور استور میں -6، جبکہ کلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 5، کراچی 15، پشاور 2، جبکہ کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 25 ستمبر 2023 کے نوٹیفیکیشن میں تمام محکموں سے کہا گیا تھا کہ سروگیٹ کمپنیز کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ یا تعاون نہ کریں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے دوران 2 کمپنیز کے لوگوں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے متعلقہ براڈ کاسٹر کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ پی ٹی اے سے بھی کہا گیا ہے کہ ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے سروگیٹ کمپنیز کی تشہیر روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے شاہین شاہ آفریدی کی قیادت میں 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے لاہور میں نیوز کانفرنس میں اسکواڈ کا اعلان کیا۔ فاسٹ بولر عباس آفریدی، وکٹ کیپر بیٹر حسیب اللہ اور لیگ سپنر اسامہ میر کو پہلی مرتبہ T20 اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نیشنل T20 کپ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے صاحبزادہ فرحان بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے کے دوران 5 T20 میچز کھیلے گی۔ پہلا میچ 12 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ 28 دسمبر سے 3 جنوری تک لاہور میں لگایا جائے گا۔ کیمپ میں 9 اضافی کھلاڑیوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم پرتھ سے میلبرن پہنچ گئی ہے۔ کھلاڑی ایک روز آرام کے بعد 21 دسمبر سے ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ 21 دسمبر کو ہونے والا ٹریننگ سیشن فینس کے لیے کھولا جائے گا۔ 22 اور 23 دسمبر کو ٹیم 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 24 دسمبر کو پاکستانی ٹیم آرام کے بعد 25 دسمبر کو پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہو مکمل۔ کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ PTV نیوز کے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔